Welcome to MEDIA classes. This is third lecture of D and F block element class 12 chemistry. Previous lecture में यानी lecture number 2 में हमने किया था general characteristics of transition element. ठीक है, 11 total properties थे. Now इस lecture में हम cover करेंगे that is preparations of important transition एलिमेंट्स कंपाउंड्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उस कंपाउंड का प्रिपरेशन, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. दिस इज द टू इंपॉर्टेंट. वैसे तो बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं और ऑलमोस्ट सब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. बट अपने को जो इसमें पढ़ना है वो प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर उसके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन. इन सिमिलर वे पोटेशियम परमैंगनेट, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज. तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन से. सो विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट because formula K2Cr2O7 क्रोमियम है, that's called this क्रोमेट. ठीक है, इसको बनाने का जो मेथड्स है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है. पहले हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं. तो इसको बनाते हम इसके ओर से, और उस और का नाम है क्रोमाइट. सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओर नॉन एज फ्रॉम क्रोमाइट ओर. FeCr2O7 Cr2O नॉट 7, इट इज, ये तो अपने को बनाना है, दैट इज Cr2O4. ठीक है, ये क्रोमाइट ओर होता है और क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. देखिए कौन कौन सा स्टेप है. सो 3 स्टेप्स involved in preparation of preparation of K2Cr2O7 from chromite ore, that is FeCr2O4R. फर्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट. Conversion of chromite to sodium chromate. ठीक है, इसमें करते क्या है कि जो क्रोमाइट ओर है दैट इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर के प्रेजेंस में ये जो क्रोमाइट ओर है इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका सोडियम क्रोमाइट ओर का फॉर्मेशन होता है. देखिए स्टेप कौन सा. सो क्रोमाइट ओर इज फर्स्ट फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट. क्रोमाइट ओर फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है खास करके उसके लिए. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो बनता क्या है सोडियम क्रोमेट. एयर एंड फॉर्म सोडियम क्रोमेट. रिएक्शन देख लीजिए. सो Fe
Cr2O4 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन। तो पहले सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज NaCr2O4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमेट में एक हट जाता है। ठीक है, सो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया, Fe2O3 बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। 4 8 7 8, तो इससे सोडियम हो गया आपका 16, राइट है। Na2CO3 था ना, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये पहला स्टेप था। फिर दूसरा स्टेप है जो सोडियम क्रोमेट बना है, उस सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना। सो सेकेंड प्रोसेस इज एसिडिफिकेशन of sodium chromate to sodium dichromate। एसिडिफिकेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको एसिडिफाई कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन पार्ट है वो उसको कन्वर्ट कर देता है सोडियम डाइक्रोमेट में। तो हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उसका हम सिंपली यूज कर लेते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। और ये जो होता है ना, ये आपका येलो कलर का होता है, ये आपका येलो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब सोडियम क्रोमेट जो कि येलो सॉल्यूशन है को किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाइड करते हैं तो ऑरेंज कलर का सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज Na2CrO4 प्लस किसके साथ में, अपने को हाइड्रो यानी एसिडिफाइड करना है, तो प्लस 2H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन निकाल लिया। तो याद रखिएगा कि एसिडिफिकेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। 2H प्लस करते हैं तो अपना डिजायर प्रोडक्ट बन गया Na2Cr2O7 प्लस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम और वाटर बाहर निकल जाता है, 2Na प्लस प्लस H2O। और ये जो होता है ना सोडियम डाइक्रोमेट, ये आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, H2SO4 और बाद में यहाँ बन जाता है आपका Na2SO4, S तो चला गया इनसाइड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ ये जो ऑरेंज सॉल्यूशन है, अब इसको यानी सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो पोटेशियम क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस कर देता है, तो सोडियम के बदले में क्या आ जाता है, पोटेशियम। तो फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो थर्ड वन इज conversion of sodium dichromate to potassium dichromate। So conversion of, नीचे कर देते हैं, conversion of sodium dichromate to पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है।
ये सेकेंड स्टेप था, सॉरी फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड स्टेप था। देखते एक से फॉर्म हुआ फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये होगा कैसे, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, तो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल मिलता है आपको। सो देखिए रिएक्शन Na2Cr2O7 plus when treated with what, potassium chloride KCl, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं था, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ओके 2 करेंगे तब जा करके 4 बनेगा, ओके। नाउ KCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, K2Cr2O7 प्लस NaCl जो पोर्शन है वो आपका बाहर निकल गया। ये फाइनली जो है ये मिल गया, और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये भी ऑरेंज कलर का क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। दिस इज द ऑरेंज कलर क्रिस्टल, ओके। दिख रहा होगा ये ऑरेंज क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 3 स्टेप था पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाने का। कैसे बनते हैं, क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर का फर्स्ट ट्रीट करते किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखोगे तो आपको हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको याद रहेगा तो आप इसके बेसिस पे थ्योरी बना सकते हो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीडेशन, तो फॉर्म हुआ आपका क्या, सोडियम क्रोमेट का। सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन किया। कौन सा एसिड यूज करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने 2H माइनस ऑलरेडी रिमूव कर लिया, ओके। ये रिमूव किया तो जो सल्फेट होता है उसके साथ निकल जाता है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। आगे कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि आपने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड दिख नहीं रहा है, तो पहले आप ये समझ लीजिए, मैं फुल रिएक्शन इसका लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसे और सोडियम डाइक्रोमेट मिला, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो पोटेशियम जो होता है वो आपको सोडियम को रिप्लेस कर देता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किया जाता है, तो फाइनली आपका ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन्ड हो गया। अगर इसका मैं फुल रिएक्शन लिखता तो कैसे होता, देखिए H2SO4 एंड फाइनली यहाँ पे आता 2, आपने यार तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, Na2SO4। देखिए बैलेंस हो गया। तो अगर सल्फ्यूरिक आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रोसेस लिख दीजिए एज इट इज, सेम ही है, ओके। नाउ अब चलते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर उसके स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर वो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो पहले हमने पढ़ा ये, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, पहला है कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ये एक्वस सॉल्यूशन में इंटर कन्वर्टिबल होता है, यानी क्रोमेट को एसिड से रिएक्शन करवाइए तो डाइक्रोमेट मिलेगा, और डाइक्रोमेट को बेस से रिएक्शन करवाइए तो क्रोमेट मिल जाता है। सो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही लिक्विड वाला, ओके। सो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर convertible in aqueous
सॉल्यूशन, ठीक है, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, चाहे पोटेशियम क्लोरेट क्रोमेट हो, ठीक है, उन दोनों एक दूसरे के एक्वस सॉल्यूशन में इंटरकन्वर्टिबल होता है। क्रोमेट ट्रीटेड विद एसिड कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट, तो देखिए जो क्रोमेट होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिडिफिकेशन से डाइक्रोमेट देता है। सो क्रोमेट ऑन एसिडिफिकेशन gives dichromate and dichromate on treating with alkali gives chromate, ठीक है। कैसे, तो देखिए क्रोमेट दैट इज CrO4 माइनस, सॉरी, ओके, को एसिडिफाइड कीजिए। एसिडिफाइड का मतलब हुआ कि एसिड का प्रेजेंस होना जरूरी है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 माइनस 2 प्लस H2O में। बैलेंस करने के लिए देख लीजिए क्या कहाँ लगाएगा, 2 और 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये था क्या आपका क्रोमेट, और ये क्या था आपका डाइक्रोमेट। तो एसिडिफिकेशन पे ये कन्वर्ट हो गया आपका डाइक्रोमेट में। अब डाइक्रोमेट ऑन अल्कली, तो Cr2O7 माइनस 2 प्लस OH माइनस, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 माइनस 2 एंड वाटर है तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा H2O, ठीक है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल, ओके। नाउ बात करते हैं हम कि दोनों में ही, चाहे वो क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 6 होता है। सो ऑक्सीडेशन number of chromium in both chromate and dichromate are +6, ओके। अब बात करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर का, तो टेट्राहेड्रल होता है, यानी जो क्रोमेट होता है उसका टेट्राहेड्रल होता है और डाइक्रोमेट का डबल टेट्राहेड्रल होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें स्ट्रक्चर की, सो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट्स आर tetrahedral, while structure of dichromate are double tetrahedra प्लूरल फॉर्म, ठीक है, या टेट्राहेड्रा यानी एक से डबल। इसका हम अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी को रफ कर देता हूँ, वैसे नीचे दिख जाएगा लेकिन ऊपर मैं क्लियर से बनाऊंगा। तो पहला था कि क्रोमेट एंड इंटरक्रोमेट यानी क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स इंटरकन्वर्टिबल होता है एसिड बेस के रिएक्शन से। उसके बाद था आपका चाहे क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करो तो क्रोमेट का टेट्राहेड्रल एंड इसमें 2 टेट्राहेड्रल होता है, जिसलिए टेट्राहेड्रा बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं इसको रफ करता हूँ। ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए क्रोमियम
ओके, पहले तो एक ये बनाया, चूंकि इस पे दोनों पे माइनस चार्ज है, तो क्रोमियम ठीक है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमेट आयन का, तो ये हो गया आपका क्रोमेट आयन। दिस इज व्हाट, ये आपका क्रोमेट है, क्रोमेट आयन। ओके, और डाइक्रोमेट की बात करो, ठीक है, नीचे भी बड़ा नहीं दिख रहा नीचे, तो ये समझिए ऑक्सीजन है, और ये भी आपका ऑक्सीजन है। ओके, पावर कितना है, -2 का, यानी याद रखिएगा ये वाला पोर्शन भी ऑक्सीजन है, या नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर बना देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो डाइक्रोमेट का डबल टेट्राहेड्रल है और इसका सिंगल टेट्राहेड्रल है, चार्ज तो -2 का ही है। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अभी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो बोथ सोडियम एंड potassium K2Cr2O7 are strong oxidizing एजेंट, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देना। ठीक है ओके, जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसका यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन में खास करके किया जाता है। क्यों? बिकॉज सोडियम वाटर के साथ इजिली डिसॉल्व हो जाता है, तो सोडियम डाइक्रोमेट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, वाइल मोस्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, जो हम जनरली प्रैक्टिकल्स करते हैं उसके लिए। सो Na2Cr2O7 इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइल पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके दोनों का यूज नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। मोस्टली की बात किया है, सो मोस्टली Na2Cr2O7 is used in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? पोटेशियम का क्यों नहीं? क्योंकि सोडियम इजिली डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम का सॉल्ट जो है वो इजिली डिसॉल्व हो जाता है। वाइल मोस्टली K2Cr2O7 is used for वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज हम ऑर्गेनिक के लिए नहीं कर सकते। मोस्टली वर्ड का यूज किया है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। ओके, अब इसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी देखते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में शो करता है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में आप एसिडिफिकेशन करोगे, देन आफ्टर वो ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे ही आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया तो वो टूटेगा ही नहीं। दैट्स वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सॉरी, K2Cr2O7
O7 is good oxidizing agent in एसिडिक मीडियम। और इसे होता क्या, यानी एसिड को ऐड करने से पहले क्रोमेट टूटता है, देन आफ्टर किसी को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखिए ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट करता है, तो वो रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी इट्स oxidizing action can be represented as, यानी एसिडिक मीडियम में ही वो ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है वो देखिए। तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट टूट जाता है, तो Cr2O7 -2 प्लस एसिडिक मीडियम दैट इज H+। जब इसको बैलेंस करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। ये पूरा फुल्ली बैलेंसिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो 2 क्रोमियम 3 प्लस 7 H2O, यानी इस रिएक्शन के कारण से अगर एसिडिक प्रॉपर्टी ना हो तो ये टूटे ना, तो ये रिएक्शन है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि वो जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जब भी किसी रिएक्शन, जैसे हम क्या करते हैं कि अंदर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए शो करता है क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम आयन का फॉर्मेशन करता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। ये क्रोमेट आयन अगर नहीं बनेगा तो फुल ये कंपाउंड किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये कंपाउंड टूट करके ये कंपाउंड देता है, दैट्स वाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये कंपाउंड टूटेगा जब एसिडिफाइड करेंगे, तो यानी एसिडिफाइड का मतलब H+ का ऐड करना, तो H+ के साथ में रिएक्शन किया तो एसिडिफाइड हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन। कभी कभी एमसीक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइक्रोमेट। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन है जो ये बताता है कि इस रिएक्शन के थ्रू जो डाइक्रोमेट है वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब हर एक रिएक्शन में ये पार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इन दैट कनेक्शन हर एक रिएक्शन में आपको ये फॉर्मेट तो लिखना ही पड़ेगा। अब मैं एक एक करके देखते हैं कैसे आयोडीन आयन से आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं, आयोडाइड से आयोडीन, सल्फेट से सल्फाइड, उसका रिएक्शन देख लेते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे पहला आयोडाइड, आयोडाइड आयन टू आयोडीन। आयोडाइड का मतलब हुआ I- से आयोडीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके हेल्प से, पोटेशियम डाइक्रोमेट के हेल्प से। तो 6I प्लस 3I है ना, इसको रिएक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म करेगा, यानी 6I से फॉर्म हुआ आपका 3I2। और इसके साथ में चार्ज था, इसमें चार्ज नहीं था, इसका मतलब है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था तो इधर भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। आयोडीन से इसमें कन्वर्ट हुआ, लेकिन हुआ क्यों, इसके कारण से। तो क्या करने का, इसका रिएक्शन क्या है, Cr2O7 -2, बिकॉज ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना पड़ेगा, प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, फॉर्म किया 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं, ये ऑक्सीडाइज करें, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कितना आएगा, 6I माइनस प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14
H प्लस फॉर्म किया 3I2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। यानी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लग रहा होगा, लेकिन होगा नहीं। देखिए कैसे, ये रिएक्शन आप याद रखिए, इसको इसमें कन्वर्ट किया, उसके साथ में ये रिएक्शन ऐड कीजिए, और आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के पूरे रिएक्शन को 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करना क्या है, एक रिएक्शन लिखना है, उसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए जो रिएक्शन है वो लिखिए, दोनों के ऐड करके खाली इलेक्ट्रॉन को कट करके बाकी चीज एज इट इज रख देना है। तो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। ये पहला रिएक्शन है। फिर देखिए हम कैसे सल्फाइड से सल्फर को कन्वर्ट करते हैं। 2-3 रिएक्शन आप देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि करते हैं हम बेसिकली कैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए हाउ इट कन्वर्ट। सब में हम यही रिएक्शन यूज करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड से सल्फर का फॉर्मेशन। सल्फर पे आयन होता है उसको सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सल्फर क्या होता है आपका 3s-2 प्लस क्या, इसे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, लेकिन सल्फर प्लस ये कितना इलेक्ट्रॉन था आपका 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा। क्यों, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे भी इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा। उसके बाद ये रिएक्शन Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से बना 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2। इसमें भी देखिए कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी था, 6 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा Cr2O7 प्लस 14H प्लस 3S प्लस 2R प्लस 3 प्लस 7H2। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। आपको जो भी बैलेंस करना होगा ऊपर वाले का, तो ये आपसे पूछेगा कि हाउ यू विल कन्वर्ट सल्फाइड टू सल्फर, तो ये रिएक्शन लिख देने का। ये मेन रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है ये, फाइनली ये रिएक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं इधर सल्फाइड से कि कैसे टिन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है उससे टिन 4 बनाते हैं। टिन 2 का मतलब होता है Sn प्लस 2 टिन ऑक्सीडेशन नंबर 4 दैट इज Sn4 में कन्वर्ट करना हो तो भी आप क्रोमेट का यूज कर सकते हैं। यहां तो लिखा ही हुआ है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए टिन Sn फार्मूला होता है तो 3 ऑफ Sn प्लस 2। अब इससे Sn प्लस 4 बनना है, तो लेफ्ट साइड कितना आयन है 2, मतलब टोटल 6 है, और राइट साइड 3 किया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट साइड कितना पॉजिटिव चार्ज है प्लस 6, इस साइड कितना है 12 प्लस और 6 निगेटिव है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 4 जा 12 पॉजिटिव और 6 निगेटिव, तो ओवरऑल कितना बचा 6 पॉजिटिव और 3 2 जा 6, इधर भी 6 पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब क्रोमियम का इक्वेशन लिखिए,
तो Cr2O7 ओके प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस विल कन्वर्टेड इनटू, सॉरी ऑलरेडी वो दिया रखा है, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ओके चलिए इसको कीजिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा क्या, Sn 3Sn प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 3Sn प्लस 4 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। तो देखिए एक लाइन से तीनों इक्वेशन है, आप तीनों में सिमिलैरिटी देखो। लर्न कई लोग लगे हुए इतना लंबा इक्वेशन है कैसे लर्न करेंगे, इजी है। आपको क्रोमेट का एक्शन वाला पता ही था, वो रिएक्शन, ये रिएक्शन प्लस दिस खाली ये करना है, बैलेंस तो आपको कुछ करना ही नहीं, बैलेंस तो खाली इसको ही करना था। ठीक है, ये मेन रिएक्शन याद रखना, ऐड करके कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन को आयरन प्लस में मतलब आयरन 2 को आयरन 3 में भी कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो फोर्थ वाला जो है, सो आयरन 2 मतलब Fe प्लस 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट करना है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दैट इज Fe प्लस 3 में, तो भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो 6 Fe प्लस 2 6 Fe प्लस 3, तो 12 पॉजिटिव है 18 पॉजिटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, और जो क्रोमियम का जनरल इक्वेशन था Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ऐड करेंगे तो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, सो 6 Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस से 6 Fe प्लस 3 प्लस 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2। तो क्रोमेट कैसे कन्वर्ट करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, क्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आ गया। ठीक है, और यूज कहाँ करते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी इसका एक एप्लीकेशन ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्रोमियम का कंपाउंड है, यानी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट था। पोटेशियम परमैंगनेट यानी मैंगनीज का यूज होता है, जो भी वो भी क्या आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड हो जाता है। ये रिएक्शंस इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, हाउ यू विल कन्वर्ट सल्फेट टू सल्फाइड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको ये 4 रिएक्शन और बहुत इजी है, यानी ये इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अभी हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, वहां अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ मूव टू पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट कई लोग क्या आप लोग लैब में भी यूज करते हैं, जो कि पर्पल कलर का होता है, एक पाउडर के फॉर्म में आता है। अगर केमिकल आपने यूज किया हो तो पर्पल कलर के मतलब पाउडर के फॉर्म में आते हैं। जब मतलब वो तो डिसॉल्व करने पे पर्पल कलर हो जाता है, वैसे ब्लैकिश टाइप का होता है, मतलब इतना ब्लैक नहीं कि कार्बन दिखे, लेकिन ब्लैकिश टाइप का पाउडर है, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पर्पल कलर
वो रिलीज करता है, डीप डार्क पर्पल कलर। सो नाउ वी विल डिस्कस KMnO4, जिसको पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। वो मैग्नेट वाला नहीं, एमनेट ही, पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं पोटेशियम। तो बनाने का प्रोसेस है मैंगनीज ऑक्साइड से, MnO2 से इसको बनाया जाता है। सो कमर्शियली प्रिपेयर्ड, जिसको हम पायरोलुसाइट बोलते हैं। सो इट इज commercially prepared by pyrolusite, केमिकल नाम है MnO2 का, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड का। ओके, तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये भी 2 स्टेप इन्वॉल्व रहता है। सो it involved two step. First, ओके, फर्स्ट मैंगनीज ऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म करते हैं। सो पहला MnO2 is fused with potassium hydroxide to form manganese, टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट, इसको बोलते हैं, सॉरी, टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट, नॉट पर मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 नहीं होता है, K2MnO4 होता है। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। इसमें मैंगनेट एक्स्ट्रा, मैंगनीज जिसको बोलते हैं वो एक्स्ट्रा नहीं होता है, K2MnO4। ओके, पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। एंड सेकंड है कि जो पोटेशियम, आपका पोटेशियम मैंगनेट है, उसको ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम कि रिएक्ट करता कैसे है। सो MnO2 प्लस KOH, इसके लिए ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये K2MnO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। बैलेंसिंग के देखो तो मैंगनीज एक साइड है, ठीक है, पोटेशियम 4 हो जाएगा। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट मैंगनीज को KOH के साथ फ्यूज करके, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट। और फिर सेकंड स्टेप है पोटेशियम मैंगनेट इज इलेक्ट्रिकली ऑक्सीडाइज, इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। सो K2MnO4 is electrically what oxidized into electrically oxidized into KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो करना क्या आपको,
मैंगनीज ऑक्साइड प्लस, ओके, मैंगनीज ऑक्साइड दैट इज 3MnO4। मतलब मैंगनीज एक्चुअली क्या था, इसको हटाएंगे इसमें कितना चार्ज आएगा, -2 का, तो -2 प्लस एसिडिफिकेशन किया तो आपका एक बना पोटेशियम पर मैग्नेट, फिर मैंगनीज ऑक्साइड दैट इज MnO4 -1 प्लस MnO2 प्लस H2O। ठीक है, मैंगनीज लेफ्ट साइड है 3, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा आपको 3, तो 2 और इधर कर दीजिए 2, बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट मैंगनीज ऑक्साइड जिसपे कोई चार्ज नहीं था को इसमें कन्वर्ट किया, और याद रखिए जब इसको हटाएंगे तो चार्ज कितना आएगा, -2 का आएगा ना। तो मैंने इसी को आयनाइज करके यहाँ लिखा है, सिर्फ पोटेशियम हटा दिया है तो -2 लिख दिया प्लस एडिसिफिकेशन। अगर आपको इसके फॉर्म नहीं लिखना है तो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पोटेशियम डालना पड़ेगा और कोई ना। तो ये 2 स्टेप है, और ये फाइनली ये वाला जो प्रोसेस है वो आपका मैंगनीज ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ये नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या यूज कर सकते हो, K2MnO4 प्लस एसिडिफिकेशन फॉर्म हो जाएगा KMnO4 प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक है, तो आप मत यूज करो ये वाला फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों एक ही है। ठीक है, आयनाइज फॉर्म में लिखा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो कि इसके बाद में ये कैसे आ गया, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को मत लिखो। ये तो क्लियर है ना कि K2MnO4 से हमने KMnO4 बना दिया, तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फाइनली पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रिपरेशन कर लिया हमने। ओके, अब आते हैं इसके प्रिपरेशन से, प्रिपरेशन और फिर उसके प्रिपरेशन तो हो गया, प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको ये प्रोसेस कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप पहले मैंगनीज ऑक्साइड KOH के साथ में ये, और फिर KMnO4 एसिडिफिकेशन पोटेशियम परमैग्नेट। ओके, प्रिपेयर हो गया। नाउ वी विल सी इट्स प्रॉपर्टी। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का था वैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट का भी है। So we will see properties of KMnO4। ओके, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। ओके, इट इज डार्क पर्पल कलर क्रिस्टल, जनरली आप पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, आप लैबोरेटरी में इजीली मिल जाता है, और जब इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ऑन हीटिंग इट लिबरेट ऑक्सीजन। देखिए कैसे, KMnO4 हीटिंग प्रोसेस में आप डायरेक्टली गर्म कर दीजिए, हीट डालोगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है, मैंगनीज ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसको डबल कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। सो व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट हीटिंग, जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, तो दो है ना आपका, मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयन। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नेट आयन and
पर मैग्नेट आयन बोथ आर टेट्राहेड्रल। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंगनीज इस पे एक चार्ज, देखिए दो चार्ज किस पे होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा MnO4-2, और ये किस में आता है जब K2 हटाएंगे, तो इस आयन का फॉर्मूला जो है यानी मैंगनीज आयन का फॉर्मूला आपका ये आ गया। ओके, और इसको एक चार्ज हटा दीजिए तो मैग्नेट हो जाएगा, मैं सॉरी पर मैग्नेट हो जाएगा। तो MnO डबल बॉन्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट MnO4-1, तो -1 K हटाया होगा तब आया होगा एक, और इसमें K2 हटाया होगा तब, तो यानी ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका इसका, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका इसका। तो ये पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है, और ये आपका मैग्नेट का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सा कलर का था, पर्पल कलर का, एक था ग्रीन कलर का और दूसरा होता है आपका पर्पल कलर का। ये जो होता है ना ये आपका ग्रीन कलर का होता है, और ये डार्क पर्पल कलर का होता है, यानी मैंगनेट आयंस ग्रीन कलर और पर मैंगनेट जो होता है वो आपका पर्पल कलर होता है। नाउ वी विल सी दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ग्रीन मैग्नेट है वो पैरामैग्नेटिक, इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो होता है आपका ये पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि MnO4- जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। यानी K2 MnO4 is paramagnetic in nature, जबकि K MnO4 जो होता है वो आपका डायामैग्नेटिक होता है। क्यों? ड्यू टू, पता है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक किसके कारण से होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से। तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक, और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक नेचर शो करता है। नाउ वी विल सी द ऑक्सीडेशन बिहेवियर। अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह ही पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहीं पे आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करना हो तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एसिडिक मीडियम में ही होता है, इसीलिए इसका भी एक रिएक्शन आता है, यानी अकेले कुछ नहीं करता है, एसिडिक मीडियम होना कंपलसरी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी सब ये सब है, किसी का रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है वो आपका केमिकल पर, ये सारे के सारे उसके प्रॉपर्टीज में आ गए, खास करके एमसीक्यू पोर्शन में ये ज्यादा पूछता है। अब हम देखते हैं KMnO4 का ही प्रॉपर्टी बट ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, जैसे हमने डाइक्रोमेट का देखा था एज इट इज सेम हम इसका भी देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन properties of KMnO4, एक मेन डिफरेंस पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि
पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में तो करता ही करता है, उसके अलावा बेसिक मीडियम और न्यूट्रल यानी K2Cr2O7 यूज करेंगे तो एसिडिक मीडियम कंपलसरी है, लेकिन इसमें कोई एसिडिक मीडियम कंपलसरी नहीं, यानी डायरेक्टली आप KMnO4 लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द 3 स्टेज, एसिडिक हो, बेसिक हो, कोई सा भी नेचर में हो। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज strong oxidizing agent in acidic, basic and neutral medium, तीनों के तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब देखते हैं हम एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों काम करता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, oxidizing action of KMnO4 in acidic medium is due to, किस रिएक्शन के कारण से होता है, जैसे क्रोमेट में देखा था एज इट इज सेम रिएक्शन, तो MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव मैंगनीज में कन्वर्ट हो जाता है H2O। ओके, तो ये डालना पड़ेगा आपको 4। इस रिएक्शन के कारण से ये जो मैंगनीज रिलीज होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो उसके लिए ये टूटना पड़ेगा ना, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज टूट जाता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल कि हाउ इट बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम पहला ले लेते हैं, जैसे ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सो ऑक्सलेट आयन दैट इज C2O4 -2 to CO2 में कन्वर्ट करने में कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखिए ऑक्सलेट आयन दैट इज C2O4 -2 प्लस ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया हमने। राइट है, अब ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा ना, तो अपने को ऑक्सीजन ये ऐड करना पड़ेगा इसके साथ में, तो MnO4 -1 प्लस 8 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn +2 प्लस 4H2। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको ऐड करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्रॉस होगा नहीं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कब होगा, जब मैं इस रिएक्शन को क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना, तो 5 2 जा 10 एंड 2 5 जा 10 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन घटा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 C2O4 -2, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई प्लस 2 MnO4 -1 प्लस 16 H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा है, 5 2 जा 10 CO2 प्लस 2 Mn +2 plus 8 H2O. So this is your main reaction, how to convert oxalate ion को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये मेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम पर मैंगनेट।
जैसे ऊपर का रिएक्शन सेम, सो हाउ कन्वर्ट ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सिलेट का रिएक्शन लिख दीजिए, उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंगनीज का वो लिख करके ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के पूरे रिएक्शन को 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक साथ रिएक्शन लिख दीजिए, यू गॉट द आंसर। ओके, अब देखिए कैसे हम आयरन को आयरन 3 में कन्वर्ट करते हैं। एक रिएक्शन हो गया, सेम रिएक्शन हम करेंगे। सो सेकेंड वन हम लेते हैं आयरन दैट इज Fe+2 को कन्वर्ट करना कितना +3 में, हमने उसमें भी किया था आयरन 3 का मतलब हुआ Fe+3। ओके, आयरन 2 को कन्वर्ट करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी किया था 5Fe+2 से Fe+3 5 करेंगे तो 10 + 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, नाउ मैंगनीज का इक्वेशन लिखते हैं, तो MnO4 माइनस 1 + 8H plus 5 electron will convert sorry manganese Mn+2 plus 4H2O। ओके, कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 से ऐसे किस कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 5Fe+2 plus 8H plus 5Fe+3 plus Mn+2 plus 4H2O। सो ये वो रिएक्शन है जो ये दिखाता है कि आपने आयरन को आयरन 3 में कन्वर्ट किया है, किसके हेल्प से, पोटेशियम परमैंगनेट के, बिकॉज आपने हमने सेम चीज किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट के हेल्प से। तो किसके हेल्प से आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं उसके बेसिस पे उसका रिएक्शन अलग हो जाता है, बाकी कन्वर्जन तो एज इट इज आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे पोर्शंस हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए न्यूट्रल मीडियम में वो कैसे काम करता है, ये हमने एसिडिक मीडियम में देख लिया कि जब मैंगनीज एसिडिक मीडियम में हो, तो 2 एग्जांपल देख लिया। अब हम देख लेते हैं दूसरा न्यूट्रल मीडियम में। इन अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम पैरामैंगनेट्स आयंस आर रिड्यूस, कैसे, सो इन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम जो आपका मैंगनीज परमैंगनेट है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इज reduced to MnO2 medium MnO4 minus परमैंगनेट इज reduced to MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, MnO4 माइनस प्लस न्यूट्रल मीडियम है तो वाटर ऐड कर दीजिए, will convert into H2O, सॉरी H2O नहीं, और ये जो रिएक्शन लिखता है ना ये रिडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से बैलेंस्ड है, इसीलिए MnO2 में कन्वर्ट हो गया। अब अल्कलाइन मीडियम में ये ऑक्सीडाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो देख लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड टू आयोडेट, इन अल्कलाइन
मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में कैसे होता है हम पहला देख लेते हैं। आयोडाइड टू आयोडेट में कैसे कन्वर्ट होता है। आयोडाइड टू आयोडेट दैट इज OI3 फॉर्मेट में, ओके OI3 फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम आयोडेट बोलते हैं। कैसे, तो रिएक्शन देख लीजिए कि I माइनस प्लस 6OH माइनस, ठीक है, ये बेसिक मीडियम है इसलिए हम H प्लस ऐड नहीं कर रहे हैं, ओके। कन्वर्ट होता है आपका IO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ओके सॉरी 6 आएगा ना, 6 आएगा। और इस वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका यूज कीजिए, तो MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4OH माइनस, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं कटेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सेम टाइप का रिएक्शन है, ये मेन रिएक्शन जो बनाना है, और ये न्यूट्रल मीडियम में मैंगनीज जो टूटता है वो कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा I माइनस प्लस 6OH में से 8 चला जाएगा, यानी राइट साइड OH बचेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O से कन्वर्ट हो जाएगा IO3 माइनस प्लस ये 2 है यानी ये 4 है तो एक वाटर रह जाएगा प्लस 2MnO2 प्लस 2OH माइनस। आप तीनों को रख करके ऐड कीजिएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको यही आएगा, ओके। तो ये न्यूट्रल मीडियम में कैसे करते हैं वो आपका एक एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं। तो हमने तीनों में देख लिया कि न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में अगर एग्जांपल लिखना हो तो ये लिख दीजिए, और एसिडिक मीडियम में तो ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो ये उसका रिएक्शन था, ठीक है। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है इसका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है, बेसिक एसिडिक तीनों मीडियम में होता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वुल जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज होता है, और ऑयल के डीकलराइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका प्रॉपर्टीज हो गया। यूजेस की बात कीजिए तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर ब्लीचिंग ऑफ वुल हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल में भी यूज होता है। इसके अलावा डी कलराइजेशन ऑफ ऑयल, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, इस सब के डीकलराइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज करते हैं, यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये इसका यूजेस हो गया। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही आपका जो डी ब्लॉक है, यानी बोलो ना कि कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट में, बट दो एलिमेंट्स यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, उन दोनों का प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, हमने यहाँ कंप्लीट किया। इसके साथ ही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्ट होगा वो दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे। और मोस्टली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि वो मोस्टली रेडियो एक्टिव्स होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होता है। फिर भी हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो फॉर्म करता है आपका कंपाउंड, और उसके कंपाउंड स्टेबल भी होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके।